नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी और हमारे पूरे टीम की ओर से। दोस्तों आज जो बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे कनाडा की एक और साजिश हुई बेनकाब, जिसे बता रहा था समाज से भी वो निकला खालिस्तानी समर्थक, मच गया बवाल। तो वहीं मैक्सिको ने अमेरिका को दिया तगड़ा वाला झटका, प्रवासियों को वापस भेजने वाले विमान को उतरने की नहीं दी अनुमति। तो वहीं आपको बताएंगे जैसा कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, ऐसे में 28 करोड़ मुसलमानों के बीच 10,000 से ज्यादा मंदिर है। क्या है भारत का मिशन सनातन? तो वहीं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भारत को मिल गई बहुत बड़ी जीत। साथ ही दिल्ली बिहार चुनाव से पहले इसे राज्य के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बहुत बड़ी जीत। दोस्तों तो सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि वाकई में आज अपना भारत उन बड़े बड़े देशों को पछाड़ दे रहा है जो कभी भारत को दबाने की कोशिश करते थे, और वो दिन दूर नहीं जब अपना भारत नंबर 1 देश बनेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में हैप्पी रिपब्लिक डे कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में जयंती के दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कनाडा की एक और साजिश हुआ बेनकाब, जिसको बताया जा रहा था समाज से भी वो निकला खालिस्तानी समर्थक। दोस्तों कनाडा की मीडिया और वहां के सियासी गुट पिछले कुछ दिनों से लगातार गुरुचरण सिंह बनवैत नाम के एक कनाडाई नागरिक का महिमा मंडन कर रहे हैं। गुरुचरण को समाज सेवी बताया जा रहा है और उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। इस पर जैसे ही मीडिया ने पड़ताल की दोस्तों, और इस शख्स का रिकॉर्ड खंगाला गया स्पेशली एबीपी न्यूज के द्वारा, तो वो समाज सेवी की आड़ में एक खालिस्तानी समर्थक निकला। जी हाँ दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि 20 जनवरी को कनाडा के सरकारी समाचार चैनल सीबीसी की खबर में बताया गया था कि भारत पहुंचे कनाडा के नागरिक गुरुचरण सिंह बनवैत को 36 घंटे तक एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया और उसके बाद वापस कनाडा भेज दिया गया। अपनी इस खबर में कनाडा के सरकारी चैनल ने यह भी दावा किया था कि गुरुचरण सिंह बनवैत एक समाज सेवी है और उसे हिरासत में रखना भारत की कनाडाई सिखों को ब्लैक लिस्ट करने की नीति का हिस्सा है, जिसके बाद लगातार वहां के सियासी गुटों ने भी भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अब ऐसे में एबीपी की पड़ताल में सामने आया कि गुरुचरण सिंह न केवल खालिस्तानी समर्थक है बल्कि आतंकवादी भी है। उस पर एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की कोशिश करने तक के आरोप लग चुके हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें, मैक्सिको ने अमेरिका को दिया तगड़ा वाला झटका, प्रवासियों को वापस भेजने वाले विमान को उतरने की नहीं दी अनुमति। जी हां, अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को जोर का झटका दिया है। सूत्रों का कहना है कि मैक्सिको ने प्रवासियों को वापस भेजने वाले अमेरिकी सैन्य विमान को देश में उतरने की अनुमति देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, यानी अनएक्सेप्ट किया है। अमेरिकी सैन्य विमान ने शुक्रवार को ग्वाटेमाला के लिए 2 समान उड़ानें भरी, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 80 प्रवासी थे। हालांकि मैक्सिको द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन C-17 परिवहन विमान को मैक्सिको में उतारने की योजना पर आगे नहीं बढ़ पाया। मैक्सिको के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि देश के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध है और वो आव्रजन जैसे मुद्दों पर सहयोग करता है। मंत्रालय ने कहा कि जब प्रत्यावर्तन की बात आती है तो हम हमेशा खुले दिल से मैक्सिकन लोगों के हमारे क्षेत्र में आने का स्वागत करेंगे। मैक्सिकन अधिकारी ने उतरने की अनुमति न दिए जाने का कोई कारण नहीं बताया, जबकि विदेश मंत्रालय ने घटना का उल्लेख नहीं किया। दोस्तों ऐसे में माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मैक्सिको के साथ अमेरिका के संबंध खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के पड़ोसी होने के बावजूद मैक्सिको का इनकार करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको पर भी बड़ा कोई एक्शन ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें, ट्रंप की धमकी का बड़ा असर ग्रीनलैंड में सेना तैनात करने की तैयारी में यूरोपीय यूनियन। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान के बाद यूरोप में चिंता की लहर है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन ने ग्रीनलैंड में सेना की तैनाती पर विचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि ग्रीनलैंड की मालिकाना हक रखने वाले डेनमार्क के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके बावजूद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया है। इस बीच यूरोपीय संघ के शीर्ष सेना अधिकारी ने कहा है कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय सेना की तैनाती समझदारी होगी और इससे भविष्य में लाभ होगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, आज गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हुए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उन्होंने रक्षा व्यापार संबंध बढ़ाने का भी लिया निर्णय। तो इधर एक एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आखिर क्या है मिशन सनातन। इंडोनेशिया में 28 करोड़ मुसलमानों के बीच भी 10,000 से ज्यादा है मंदिर। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सनातन की पताका लहरा रही है। 28 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले देश में सनातन का शंख नाद हो रहा है, जिसकी गवाही इंडोनेशिया के वो मंदिर दे रहे हैं जिनके शिखर पर सैकड़ों वर्षों से सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। लेकिन इंडोनेशिया में हिंदुस्तान का मिशन सनातन अब और तेज होने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर के बाहरी इलाके में 240 मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है, जिसके तहत अभी तक 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। ये सभी मंदिर भूकंप और
ज्वालामुखी विस्फोट में तबाह हो गए थे 17वीं शताब्दी में, इसे फिर से खोजा गया और अब एक बार पुनः स्थापित किया जा रहा है। यहाँ 10वीं सदी का प्रम्बानंद मंदिर भी है जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह मंदिर 3 मुख्य हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इंडोनेशिया और भारत सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म भारत से जावा तक फैला है। इसीलिए तो मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद इंडोनेशिया के साथ भारत की दोस्ती इतनी मजबूत है और यही कारण है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए भारत आए। हैदराबाद हाउस में उनका प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वागत भी किया। इंडोनेशिया भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि देश था और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हम गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना। मैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आप भी दोस्तों मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट प्रबोवो को। तो वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट पर भारत की सेना सुरक्षा का किए गए थे बड़े इंतजाम। बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको भी अपने भारतीय सेनाओं के एफर्ट्स का पता चल सके। दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड पर है। यहाँ से गुजरने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही उनके आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। वाहनों की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ना रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो उधर आपको बता दें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मिली मंजूरी। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा लाया जाएगा भारत। जी हां, हेडली के साथ अटैक का बनाया था इसने प्लान। बता दें, मुंबई हमले बोले तो 26/11 के दोषी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। 13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। राणा के पास प्रत्यर्पण से बचने का आखिरी मौका था। इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में अपील की थी, जहां उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। ऐसे में आप कह सकते हैं दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, जो वाकई में यह दर्शाता है कि भारत पूरे तरीके से कामयाब रहा इस दोषी को दोषी ठहराने में। तो वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम का बड़ा बयान। कहा, अवामी लीग को चुनाव लड़ने की नहीं दी जाएगी इजाजत। दरअसल बांग्लादेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार महफूज आलम ने दावा किया है कि अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को आगामी चुनावों में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने वाले हिंसक विरोध आंदोलन के शीर्ष नेता आलम ने कहा कि चुनाव केवल बांग्लादेश समर्थक समूहों के बीच ही लड़ा जाएगा। चांदपुर जिले में एक रैली में आलम ने कहा कि केवल पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लाम और अन्य बांग्लादेश समर्थक समूह ही देश में अपनी राजनीति कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के जरिए भविष्य का शासन स्थापित करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अगले महीने जाएंगे चाइना, शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अगले महीने की शुरुआत में चीन की 4 दिवसीय महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा 5 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगी, जिसके दौरान राष्ट्रपति जरदारी हार्बिन शीतकालीन एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भी राष्ट्रपति प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति जरदारी के अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बैठक करने की उम्मीद है। यह यात्रा पहले पिछले साल नवंबर में प्रस्तावित थी, लेकिन राष्ट्रपति जरदारी के पैर में फ्रैक्चर के कारण बैठक की तारीख बदलनी पड़ी। यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी के दूसरे चरण की प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चाएं की जाएंगी। वहीं बता दें, ट्रंप की अप्रवासन नीतियों की आलोचना पर पॉप पर भड़के यूएस बॉर्डर जार। कहा, पहले चर्च को संभाले तब बयान दे। जी हां, पॉप फ्रांसिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासन नीतियों को लेकर लगातार आलोचना करते रहते हैं। अब अमेरिकी बॉर्डर जार टॉम होमन ने पॉप फ्रांसिस को जवाब दिया है। होमन ने पॉप पर पलटवार करते हुए कहा कि वेटिकन चर्च के अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाकर रखी है। उन्होंने अपने सुरक्षा उपायों को भी मजबूत बनाया है और वो चाहते हैं कि हम अमेरिका को ऐसे ही छोड़ दें। दोस्तों, पॉप फ्रांसिस लगातार अप्रवासन विरोधी नीतियों की खिलाफत करते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के प्रस्ताव को लेकर वो ट्रंप के ईसाई नहीं जैसे शब्दों से भी संबोधित कर चुके हैं और यही कारण है कि अब अमेरिका ने
पोप फ्रांसिस को ये जवाब दिया है। वहीं बता दें डोनाल्ड ट्रंप को टिकटॉक पर मिली जान से मारने की धमकी, कहा इस बार चुकना नहीं चाहिए निशाना। जी हाँ, एसोसिएटेड प्रेस ने FBI के हवाले से बताया कि इंडियाना के गोशेन का रहने वाले 23 साल के डगलस थ्रेम्स को कथित तौर पर सरकार पर हमले करने के लिए उकसाने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की धमकी देने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक थ्रेम्स ने इस हफ्ते टिकटॉक पर धमकी देने वाले वीडियोस की पूरी सीरीज पोस्ट की थी। वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में पैसा लगाकर पछता रहा है चाइना, वहां की पुलिस ही मांगने लगी रिश्वत। सिंध हाईकोर्ट के सामने रोया दुखड़ा। दोस्तों पाकिस्तान में बड़ी तादाद में निवेश करने वाले चीनी कारोबारियों से कराची में रिश्वत मांगी जा रही है। कराची में 6 चीनी निवेशकों ने पुलिस पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए सिंध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। निवेशकों ने रिश्वतखोरी की संस्कृति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा जारी रहा तो वो अपने देश लौट जाएंगे या फिर लाहौर में ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। चीनी निवेशकों ने हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान की वेबसाइट जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी निवेशकों ने कहा है कि एयरपोर्ट से लेकर घर तक पुलिस बार बार रिश्वत मांग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आजादी से घूमने और व्यावसायिक बैठकें करने से रोका जा रहा है। चीनी निवेशकों की अर्जी पर सिंध हाईकोर्ट ने IG पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। जी हाँ दोस्तों, ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब सिंध प्रांत की सरकार ने चीनी निवेशकों को पूर्ण सुरक्षा का वादा किया। वहीं बता दें इतना ही नहीं, झूठी शान के चक्कर में अपनों का ही कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तानी। 3 दिन में 8 लोगों की मौत। जी हाँ, पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सिंध के 4 जिलों में 3 दिनों के भीतर 5 महिलाओं समेत 8 और लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कनाडाई PM बनने की रेस में भारतीय मूल की रूबी ढल्ला भी उतर गई है। दोस्तों और कितने नेता लड़ रहे हैं चुनाव, आपको बता दें भारतीय मूल की पूर्व कनाडाई सांसद रूबी ढल्ला ने घोषणा की है कि वह लिबरल पार्टी का नेता और कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पेपर जमा हो गए हैं, डिपॉजिट भर दिया गया है, मैं जीतने और लिबरल पार्टी का अगला नेता और कनाडा की प्रधानमंत्री बनने के लिए मैदान में हूँ। कनाडा की वापसी अब शुरू होती है। रूबी ढल्ला ने बुधवार को CTV न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इतिहास रचेंगे और कनाडा की प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनकर इतिहास रचेंगे। रूबी ढल्ला पहली बार 2004 में ब्रैम्पटन स्प्रिंगडेल सीट से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गई थी। वो 2006 और 2008 में फिर से चुनी गई, लेकिन 2011 में हार गई थी और 2015 में जब लिबरल बहुमत के साथ सत्ता में आए तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। 2004 के संघीय चुनाव में उनकी जीत ने उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया के कंजर्वेटिव सांसद नीना ग्रेवाल के साथ सदन में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बना दिया। दोस्तों वही बता दें ठंड के हिसाब से कपड़े भी नहीं पहने और पैदल ही अमेरिकी बॉर्डर पार करने लगे माइग्रेंट्स यानी कि प्रवासी। कनाडा पुलिस को बुलानी पड़ गई एम्बुलेंस। जी हाँ, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कर्मियों का कहना है कि पिछले सप्ताह कई देशों के 6 लोगों को अवैध रूप से अमेरिका से कनाडा में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। ये जानकारी कैनेडियन प्रेस ने एक रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इस समूह को 14 जनवरी को एमर्सन के पास पैदल सीमा पार करते हुए ऊपर से देखा गया था। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग ठंड के मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। ये 6 लोग जॉर्डन, सूडान, चाड और मोरिटानिया के थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कनाडा सीमा सेवा एजेंसी को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गिरफ्तारियां अवैध सीमा पार करने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई है। वहीं बता दें ट्रंप के ट्रेलर से चीन में हड़कंप, खुद जिनपिंग के विदेश मंत्री ने अमेरिकी समकक्ष को किया फोन, चेतावनी देने का किया दावा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेलर से क्या वाकई चीन घबरा गया है? क्या बीजिंग को डर है कि ट्रंप पनामा नहर छीनने के साथ उसकी अन्य मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं? क्या चीन को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वो बाइडन से अधिक आक्रामक होने के चलते कुछ भी कर सकते हैं? क्या ट्रंप के आने से वन चाइना पॉलिसी को खतरा है जिसके तहत वो ताइवान जैसे देशों पर अपना दावा जमाता रहा है? आखिर कोई तो वजह है जिससे ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही चीन में हड़कंप मच चुका है। लिहाजा चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने खुद अपने अमेरिकी समकक्ष को फोन लगाकर काफी देर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर यह वार्ता शुक्रवार को की। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसके विदेश मंत्री ने फोन पर वार्ता के दौरान मार्को रूबियो को दायरे में रहकर काम करने की पूर्व चेतावनी दी है। AP खबर के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के आधार पर कहा गया है कि वांग ही ने रूबियो से कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप तदनुसार कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने एक चीनी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जिसे आमतौर पर एक शिक्षक या बॉस अपने छात्रों या कर्मचारियों को सही बिहेव करने और अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की चेतावनी देने के लिए करता है। यानी कि कहा जाता है कि अपने दायरे में रहो, तमीज में रहो। जी हाँ, ये धमकी दी गई है अमेरिका को चाइना के द्वारा। तो वहीं बता दें 4 के बदले 200। जी हाँ, इजराइल को छोड़ने पड़े खतरनाक कैदी, काट रहे थे उम्र कैद की सजा। जी हाँ, हमास आतंकवादियों ने गाजा पट्टी में लड़ाई रोकने के
लिए इजराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत उसकी 4 महिला सैनिकों को शनिवार को भीड़ के सामने परेड कराने के बाद रिहा कर दिया गया। तो वहीं इजराइल ने अपनी 4 महिला सैनिकों की रिहाई के बदले 200 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। इनमें 120 ऐसे कैदी शामिल है जो इजराइल के लोगों पर घातक हमलों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे थे। जी हाँ, लगभग 70 फलस्तीनी कैदियों को मिस्र भेजा गया। मिस्र ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं बता दें, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का बेटा हुआ गिरफ्तार। आखिर किस अपराध में पुलिस ने पकड़ा, बता दें। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अचानक हुई इस गिरफ्तारी से श्रीलंका के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के बेटे योशिता राजपक्षे को पुलिस ने एक संपत्ति खरीद मामले में हुए तथा कथित भ्रष्टाचार के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया है। उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। बता दें कि महिंदा राजपक्षे का बेटा पूर्व में नौसेना का अधिकारी भी रह चुका है। अब भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। नौसेना के पूर्व अधिकारी योशिता को उनके गृह क्षेत्र बेलियट्टा से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी 2015 से पहले उनके पिता के राष्ट्रपति रहने के दौरान संपत्ति की खरीद में कथित कदाचार की जांच के बाद की गई है। वहीं बता दें, म्यांमार में अराकान आर्मी के दबदबे से देश छोड़ने को मजबूत रोहिंग्या मुस्लिम। बिगड़ रहे हालात, बांग्लादेश में भी मची है टेंशन। जी हाँ, म्यांमार में बीते कुछ समय में विद्रोही गुट अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ा है। म्यांमार के रखाइन राज्य को एए ने जुंटा सेना से छीन लिया है। इससे स्थानीय रोहिंग्या मुस्लिमों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। अराकान आर्मी का बांग्लादेश के साथ म्यांमार की 270 किलोमीटर लंबी सीमा पर भी नियंत्रण मजबूत हो गया है। इससे अब बांग्लादेश के साथ अराकान आर्मी बातचीत की स्थिति में पहुंच गई है। वहीं म्यांमार में बड़ी संख्या में सीमा पार करके रोहिंग्या भी बांग्लादेश में पहुंच रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अराकान आर्मी का रोहिंग्या समुदाय के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण बना हुआ है। पहले से हाशिया पर धकेले गए रोहिंग्या समुदाय के लोगों के लिए अराकान आर्मी का उदय नई अनिश्चितता लेकर आया है। वहीं बता दें, नाइजीरिया सेना के द्वारा आतंकियों पर टूटा बड़ा कहर। 7 दिनों में मार गिराए 79 दहशतगर्द, 252 हुए गिरफ्तार। जी हाँ, नाइजीरिया में सेना ने पिछले हफ्ते में 79 उग्रवादियों और संदिग्ध अपहरणकर्ताओं को मार गिराया है। यह कार्रवाई पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के दशकों से चलाए जा रहे विद्रोह और उत्तर पश्चिम में कई सशस्त्र समूहों की ओर से जारी हमलों के जवाब में की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता एडवर्ड बुबा ने बयान में कहा कि सेना ने देश भर में चलाए गए अभियान के तहत 252 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, विक्रम मिस्री की यात्रा का चीन ने किया स्वागत। 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग जाएंगे विदेश सचिव। जी हाँ, चीन ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यात्रा का स्वागत किया और इसके बारे में पॉजिटिव बातें कही है। चीन ने कहा है कि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब लद्दाख में सैन्य टकराव को लेकर 4 साल से खराब संबंधों के बाद दोनों देशों के टॉप नेताओं और अधिकारियों की मुलाकात बात हुई है। पिछले अक्टूबर में राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और बढ़ाने पर अहम आम सहमति बनाई थी। हाल के दिनों में देखा गया है कि भारत और चीन दोनों ही देश सीमा पर शांति को लेकर हुए समझौते को ग्राउंड पर लागू करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। चीनी और भारतीय विदेश मंत्रियों ने भी कई स्तर की बातचीतें की है। वहीं बता दें, पाकिस्तान कोर्ट ने इश्निंदा के आरोपी 4 लोगों को सुनाई मौत की सजा, 52 लाख जुर्माना भी लगाया। जी हाँ, पाकिस्तान की अदालत ने फेसबुक पर इश्निंदा वाली सामग्री साझा करने के जुर्म में 4 लोगों को मौत की सजा के साथ ही 80 साल के कैद की सजा सुनाई है। तो उधर दोषियों के खिलाफ 52 लाख पाकिस्तानी रुपए का भी जुर्माना लगाया गया। वहीं बता दें, उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा बरकरार, 22 सीटें जीतकर सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी, 50 पर गिनती जारी। जी हाँ, उत्तराखंड निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया है। अभी तक घोषित 50 सीटों के नतीजों में बीजेपी ने 22 जबकि कांग्रेस ने 15 सीटों पर बाजी मारी है। निर्दलियों ने 13 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बाकी बचे 50 सीटों पर गिनती अभी भी जारी है। भाजपा ने शनिवार को उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अपना दबदबा बरकरार रखा। सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों ने 22 नगर निकाय सीटों पर जीत हासिल की और 9 पर आगे चल रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस ने 15 और निर्दलियों ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुरुवार को जिन 100 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ उनमें से 50 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 27 के रुझान उपलब्ध हो गए हैं। वोटों की गिनती अभी भी जारी है। दोस्तों, 100 शहरी स्थानीय निकायों के मतदान में 50 के नतीजे अभी भी बाकी है, उनके रिजल्ट आने बाकी है। जो भी खबर निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी ने दबदबा कायम रखा हुआ है। वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया खारिज। कहा, यूपी को अखंड रहते हुए अपने लक्ष्य हासिल करने चाहिए। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस राज्य को 4 हिस्सों में बांटने की कुछ हलकों से हो रही मांग खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की ताकत इसकी एकता में है। यहाँ महाकुंभ मेले में नेटवर्क 18 के समूह संपादक राहुल जोशी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने लोगों से एकता का संदेश आगे लेकर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि सनातन धर्म मजबूत है तो ही ये देश मजबूत होगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एकजुट रहकर अपनी पहचान और सम्मान बनाए रखना चाहिए और ये राज्य जल्द ही 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। मुख्यमंत्री से जब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा पूर्व में दिए गए इस बयान
बयान के बारे में पूछा गया कि इस राज्य को 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए तो योगी जी ने कहा यूपी अपने आप में यूपी है और यही इसकी ताकत है। मुझे लगता है कि यूपी को अखंड रहकर अपने लक्ष्य हासिल करने चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप लोग इस मुद्दे पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे यूपी को 4 हिस्सों में बांटने वाली मांग को लेकर? तो वहीं आपको बता दें जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर हुई थी हिंसा वहां नमाजियों ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, लहराया तिरंगा। जी हाँ, यूपी के संबल जिले से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जिले की जिस जामा मस्जिद को लेकर हिंसा हुई थी वहां गणतंत्र दिवस के से पहले देश प्रेम, एकता और सौहार्द का नजारा देखने को मिला। शुक्रवार को जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़कर निकले नमाजियों ने इस मौके पर हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और देश प्रेम का संदेश दिया। बता दें कि सईद अख्तर और अन्य लोगों ने मस्जिद के बाहर नमाजियों को तिरंगे बांटे। इस दौरान अभी नमाजी मस्जिद के सामने एकत्रित हुए थे। तो उधर आपको बता दें केजरीवाल असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। जी हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। जी हाँ, इंडिया टीवी के विशेष कार्यक्रम चुनाव मंच में केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत किया। इंडिया टीवी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में इस बार भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ती है। दिल्ली सरकार को झूठ बोलने में महारत हासिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। 6 महीने में इंडिया गठबंधन तितर बितर होगा और होकर ही रहेगा। वहीं बता दें कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक, 50,000 सरकारी नौकरियां और साफ होगी यमुना। दिल्ली में भाजपा के बड़े बड़े वादे। बता दें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट को जारी करते हुए कई बड़े वादे किए हैं जिनमें कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक, 50,000 सरकारी नौकरियां और 3 साल के अंदर यमुना साफ किया जाना शामिल है। दोस्तों अमित शाह जी ने 6 महीनों के अंदर सील की गई 13,000 दुकानों को दोबारा खोलने का भी वादा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मालिकाना हक और रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया गया है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। 26 जनवरी को सभी इसे धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को पद्म पुरस्कार 2025 की लिस्ट जारी कर दी। इसमें मनोरंजन की दुनिया से कई दिग्गज सितारे शामिल रहे। तो वहीं दिवंगत एक्ट्रेस शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, तो दिवंगत सिंगर पंकज उधास को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। उनकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट में भारतीयों के अलावा विदेशी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा लिखकर, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।